हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एक क्वेश्चन के बारे में जो कि आया था यूपीएससी की एग्ज़ाम में। प्रश्न है, भारत में 18वीं शताब्दी के मध्य से यानी कि 1750 से स्वतंत्रता तक यानी 1947 तक अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियों के विभिन्न पक्षों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो 1750 से 1947 तक यानी लगभग 200 सालों में अंग्रेज़ों की भारत में आर्थिक नीति, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, उसके बारे में समालोचनात्मक परीक्षण करना है। तो भारत में ब्रिटिशों का जो मेन आर्थिक प्रभाव रहा था वो ये कि जो परंपरागत अर्थव्यवस्था था वो विघटित हो गया था। पहली बात ये, पहले जो भी आक्रमण हुए थे भारत में या भारत के किसी क्षेत्र में, तो वो पॉलिटिकली जो है उस पर कैप्चर हो जाता था, लेकिन जो ग्रामीण का परंपरागत आर्थिक ढांचा था उसको बनाए रखा जाता था, जिसको स्वावलंबी ग्राम अर्थव्यवस्था जो थी वो बनी रहती थी। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने कब्जा करना शुरू किया तो उन्होंने आर्थिक ढांचे में बहुत सारे मूलभूत परिवर्तन करना शुरू किया। स्वावलंबी ग्राम अर्थव्यवस्था की बुनियादी आर्थिक बनावट को उन्होंने बिगाड़ने का प्रयास किया और अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करने का प्रयास किया। जो किसानों के अधिशेष हुआ करते थे उस पे लगान वसूल किया जाता था पहले, तो इन्होंने अंग्रेज़ों ने अलग अलग प्रकार की चीज़ों को निकाला, जैसे कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त, ये सारी चीज़ों को निकाला और बहुत ज़्यादा किसानों से जो टैक्स वसूली वाला काम होता है वो करना शुरू कर दिया। इसके अलावा दस्तकारों और शिल्पकारों की बर्बादी बहुत ज़्यादा हुई। जो शहरी हस्तशिल्प थे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए थे। इंग्लैंड से आयात की जाने वाली मशीनों द्वारा बनाई गई सस्ती वस्तुओं के साथ प्रतिद्वंद्विता भारतीय हस्तशिल्प नहीं कर पाए थे। इसके कारण से भारतीय दस्तकार और शिल्पकार पूरी तरीके से बर्बाद हो गए थे। इसके अलावा रेलवे द्वारा ब्रिटिश विनिर्मित वस्तुओं के देश के सुदूर गांवों में पहुंचने और परंपरागत उद्योगों की जड़ें खोदने में सहायता मिली। भारत में कौन कौन से उद्योग को बहुत ज़्यादा क्षति हुआ था, तो उसमें से सूत कातने तथा सूती कपड़ा बुनने के उद्योगों को सबसे अधिक धक्का लगा। रेशमी और ऊनी वस्त्र उद्योगों की हालत भी अच्छी नहीं रही थी। लोहा, मिट्टी के बर्तन, शीशा, कागज़, धातु, बंदूकें, जहाजरानी, तेल घानी, चमड़ा शोधन और रंगाई उद्योगों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। फिर भारतीय वस्तुओं के आयात पर, जो इंग्लैंड में या यूरोप में भारतीय वस्तुओं के आयात पर बहुत उच्च आयात शुल्क और अन्य प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे, जिससे भारत के जो माल थे वहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगे हो जाया करते थे यूरोप के मार्केट में। इस कारण से वहाँ पर भारतीय माल बिक नहीं पाए। और उस समय ढाका, सूरत, मुर्शिदाबाद जो कि व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे, औद्योगिक केंद्र हुआ करते थे, शिल्पकारी का केंद्र हुआ करते थे, वो सारे के सारे बर्बाद होना शुरू हो गए। और इसके परिणाम स्वरूप लोग जो हैं दस्तकारी और शिल्पकारी को छोड़ करके कृषि को अपनाना शुरू कर दिए। कोई खेतिहर मजदूर बन गया, कोई छोटे काश्तकार बन गए। तो इसके अलावा विऔद्योगिकरण या अवऔद्योगिकरण यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ, जिससे कि बहुत सारे उद्योग खत्म होते चले गए थे। और 1901 से 1940 के 41 के बीच में देखा जाए तो भारत की 70% आबादी जो है वो कृषि पर आश्रित हो गई थी। अब देखते हैं कि किसानों की दरिद्रता कैसे कैसे, किसान की स्थिति क्या थी उस समय में, किसान का जीवन कैसे था, उसको हम पढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत किसान भी धीरे धीरे दरिद्र हो गए। यद्यपि वे अब अंदरूनी लड़ाइयों से मुक्त थे, तथापि उनकी आर्थिक हालत खराब हो गई और वह लगातार गरीबी में धंसते गए। बंगाल में ब्रिटिश शासन के आरंभ में ही यथासंभव अधिकतम भू राजस्व उगाहने की क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स की नीति के कारण इतना विध्वंस हुआ कि कॉर्नवालिस ने भी शिकायत भरे लहजे में कहा कि 1/3 बंगाल एक जंगल में बदल गया है, जिसमें केवल वनचर ही रहते हैं। बाद में भी कोई सुधार नहीं हुआ। दोनों स्थायी बंदोबस्त तथा अस्थायी बंदोबस्त वाले जमींदारी क्षेत्रों में किसानों की हालत अत्यंत दयनीय रही। उन्हें जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया, जिन्होंने लगानों को असहनीय सीमाओं तक बढ़ा दिया तथा उन्हें अबवात देने और बेगार करने के लिए मजबूर किया।
जमींदारों ने किसानों पर तरह तरह के अत्याचार किए। रैयतवाड़ी और महालवाड़ी क्षेत्रों में किसानों की हालत कोई बेहतर नहीं थी। वहां सरकार ने जमींदारों का स्थान लिया तथा अत्यधिक भू राजस्व निर्धारित किया। शुरू में भू राजस्व उत्पादन का 1/3 से लेकर आधा तक होता था। भारी मात्रा में भू राजस्व का निर्धारण 19वीं सदी के दरिद्रता की वृद्धि तथा कृषि की अवनति के मुख्य कारणों में से एक था। फिर से पढ़ें इस लाइन को। रैयतवाड़ी और महालवाड़ी क्षेत्रों में किसानों की हालत कोई बेहतर नहीं थी। वहां सरकार ने जमींदारों का स्थान लिया। वहां सरकार ने, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने जमींदारों का स्थान लिया तथा अत्यधिक भू राजस्व निर्धारित किया। शुरू में भू राजस्व उत्पादन का 1/3 से लेकर आधा तक होता था। भारी मात्रा में भू राजस्व का निर्धारण 19वीं सदी के दरिद्रता की वृद्धि तथा कृषि की अवनति के मुख्य कारणों में से एक था। अनेक समसामयिक लेखकों और अधिकारियों ने, इस लाइन को फिर से पढ़ें तो, शुरू में भू राजस्व उत्पादन का 1/3 से लेकर आधा तक होता था। भारी मात्रा में भू राजस्व का निर्धारण 19वीं सदी के दरिद्रता की वृद्धि तथा कृषि की अवनति के मुख्य कारणों में से एक था। ये कथन कारण से संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं। तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि भारी मात्रा में भू राजस्व का निर्धारण 19वीं सदी की दरिद्रता की वृद्धि तथा कृषि की अवनति के मुख्य कारणों में से एक था। मान कथन ये पूछ ले कि 19वीं सदी में दरिद्रता में वृद्धि हुई और कृषि में अवनति हुई। ये स्टेटमेंट है कि 19वीं सदी में दरिद्रता में वृद्धि हुई और कृषि की अवनति हुई। कारण देते कि भारी मात्रा में भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कथन का सही व्याख्या कारणकर्ता भी है। तो 19वीं सदी के दरिद्रता में वृद्धि और कृषि की अवनति का जो मुख्य कारण था, उसमें कई सारे कारणों में से एक कारण ये भी था कि भारी मात्रा में भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था। अनेक समसामयिक लेखकों और अधिकारियों ने इस तथ्य का उल्लेख किया है। उदाहरण के लिए बिशप हेवर ने 1826 में लिखा, मेरा ख्याल है कि न तो देशी और न ही यूरोपीय कृषक कराधान की वर्तमान दर पर समृद्ध बन सकता है। जमीन की आधी सकल पैदावार सरकार ले लेती है। हिंदुस्तान यानी उत्तर भारत में मैंने शाही अफसरों से यह आम भावना पाई कि देशी राज्यों की प्रजा की तुलना में कंपनी के प्रांतों के किसान कुल मिलाकर बदतर, गरीब और पस्त हिम्मत हैं। और यहाँ मद्रास में जहाँ ज़मीन आमतौर से कम उपजाऊ है, विषमता और स्पष्ट है। तथ्य यह है कि कोई भी देशी राजा हमारे जितना लगान नहीं मांगता। यानी बिशप कहना चाह रहे हैं कि जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का शासन था वहाँ पर बहुत ज़्यादा लगान की वसूली की जाती थी, लेकिन जहाँ जहाँ पर देशी राजा राज्य किया करते थे तो वहाँ पर बल्कि उतना ज़्यादा लगान नहीं हुआ करता था। यद्यपि भू राजस्व की रकम प्रतिवर्ष बढ़ती गई। वर्ष 1857-58 में 15 करोड़ रुपए थे, जो बढ़कर 1936-37 में 35 करोड़ रुपए हो गई। तो यद्यपि भू राजस्व की रकम वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ती गई, तथापि कीमतों और उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ कुल उत्पादन के अनुपात के रूप में खासतौर से 20वीं शताब्दी में भू राजस्व की प्रवृत्ति घटने की थी। भू राजस्व में कोई समानुपातिक वृद्धि नहीं की गई, क्योंकि अतिशय राजस्व वसूल करने के विनाशकारी परिणाम स्पष्ट हो गए। मगर अब तक कृषि पर जनसंख्या का दबाव इतना बढ़ गया था कि बाद के वर्षों में किसानों का अपेक्षाकृत कम भू राजस्व भी कंपनी के प्रारंभिक वर्षों के उच्च भू राजस्व के समान ही भारी सिद्ध हुआ। बहरहाल 20वीं सदी में कृषि अर्थव्यवस्था नष्ट हो चुकी थी तथा भूस्वामियों, सूदखोरों और सौदागरों का सुदूर गांवों तक में प्रवेश हो चुका था। उच्च भू राजस्व निर्धारण इसलिए भी विनाशकारी साबित हुआ कि उसके बदले किसानों को कोई आर्थिक प्रतिफल नहीं मिला। कृषि सुधार पर सरकार ने बहुत कम खर्च किया। उसने अपनी लगभग सारी आय ब्रिटिश भारत के प्रशासन की आवश्यकताओं को पूरा करने
इंग्लैंड को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नजराना भेजने तथा ब्रिटिश व्यापार और उद्योग के हितों को साधने में लगा दिए। यहाँ तक कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने से किसान की अपेक्षा सौदागर तथा महाजन को फायदा पहुंचा। अत्यधिक भू राजस्व की रकम के नुकसानदेह परिणामों को उसको वसूल करने के कठोर तरीके ने और भी भयंकर बना दिया। भू राजस्व निर्धारित तारीखों पर तत्परता के साथ भुगतान करना पड़ता था, भले ही पैदावार सामान्य से कम रही हो या बिल्कुल ही न हुई हो। खराब फसल वाले वर्षों में किसानों के लिए भू राजस्व की अदायगी बड़ी कठिन थी, भले ही वह अच्छी फसल के सालों में भू राजस्व आसानी से दे पाए हों। जब भी किसान भू राजस्व अदा करने में असफल रहे, तब सरकार ने राजस्व की बकाया रकम वसूल करने के लिए उसकी जमीन को नीलाम कर दिया। मगर अधिकतर स्थितियों में किसान ने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर भू राजस्व अदा किया। नीलामी की स्थिति में उसे अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा। यानी किसान की जो जमीनें भी ले लिया करते थे, नीलाम कर दिया करते थे, तो किसान की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी 19वीं 20वीं सदी में। पहला कारण ये है कि सूदखोर ज़मींदार ये सारे लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में टैक्स इम्पोज करते थे। दूसरा, अगर फसल खराब हो गई हो, कुछ प्राकृतिक आपदा आ गई हो, बाढ़ सूखा गया हो, इसके बाद भी उच्च लगान वसूली के चलते जो है किसानों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। बहुधा राजस्व भुगतान करने में असमर्थता के कारण किसान को महाजन से ब्याज की ऊंची दरों पर कर्ज लेना पड़ता था, है ना। महाजन से कर्ज लेना पड़ता था क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, सारे टैक्स के रूप में चला जाया करता था, तो उनको महाजन से ऊंची ब्याज की दर पर कर्ज लेना पड़ता था। जमीन से सदा के लिए हाथ धोने के बदले किसान अपनी जमीन किसी महाजन या अपने पड़ोसी धनी किसान के पास गिरवी रखकर कर्ज लेना बेहतर समझते थे। जब भी उनका खर्च उनकी आय से नहीं चल पाता था, देखिए, जब भी उनका खर्च उनकी आय से नहीं चल पाता था, उन्हें महाजन के पास जाना पड़ता था। मगर एक बार कर्ज में फंसने के बाद उनके लिए उससे निकल पाना मुश्किल था। महाजन ऊंची दरों पर ब्याज लेता था और गलत हिसाब किताब, जाली दस्तखतों और कर्जदार को कर्ज की वास्तविक रकमों से अधिक पर दस्तखत करने जैसे धूर्ततापूर्ण कार्रवाइयों द्वारा किसानों को तब तक कर्ज में फंसाता जाता था जब तक वह अपनी जमीन से हाथ नहीं धो बैठता था। महाजन को नई कानून प्रणाली तथा नई कानून राजस्व नीति से बहुत मदद मिली। अंग्रेजी राज के पहले महाजन ग्राम समुदाय के अधीन होता था। अंग्रेजी राज के पहले महाजन जो था वो ग्राम समुदाय के अधीन होता था। वह ऐसा आचरण नहीं कर सकता था जिसे गांव के बाकी लोग बिल्कुल ही पसंद ना करें। उदाहरण के लिए, वह बहुत अधिक दरों पर ब्याज नहीं ले सकता था। वस्तुतः ब्याज की दरों का निर्धारण चलन तथा जनमत द्वारा होता था। इसके अलावा वह कर्जदार की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता था। अधिक से अधिक वह कर्जदार की व्यक्तिगत चल संपत्ति जैसे गहनों या खेतों में खड़ी फसलों के कुछ हिस्से ले सकता था। यानी पहले जो था थोड़ा लिबरल था, लेकिन अंग्रेजों के अंडर में महाजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। वो जाली दस्तखत करवा करके और उसको किसान को कर्ज के जाल में फंसा करके उसकी ज़मीन को हड़प लेने का प्रयास करते थे। जमीन को हस्तांतरण योग्य बनाकर देखा, अधिक से अधिक वह कर्जदार की व्यक्तिगत चल संपत्ति जैसे गहनों या खेतों में खड़ी फसलों के कुछ हिस्से ले सकता था। जमीन को हस्तांतरण योग्य बनाकर देखें, जमीन को हस्तांतरण योग्य बनाकर ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था ने महाजन या धनी किसान को जमीन हथियाने में समर्थ बना दिया। पहले क्या था कि जमीन का हस्तांतरण नहीं होता था, लेकिन अंग्रेजों ने जमीन को हस्तांतरण योग्य बना दिया, जिससे महाजन से जो किसानों ने कर्ज लिया है, अगर किसान उस कर्ज को चुका नहीं पाते हैं तो महाजन उसकी ज़मीन पर कब्जा कर सकता है। यानी किसान का ज़मीन हस्तांतरित हो सकता है अगर किसान महाजन के कर्जे का भुगतान न कर पाए तो। यहाँ तक कि अंग्रेजों द्वारा अपनी कानून प्रणाली और पुलिस के फलस्वरूप स्थापित शांति और सुरक्षा के फायदे महाजन को मिले, जिसके हाथों में कानून ने अपार शक्ति दे दी थी। उसने पैसे की ताकत का इस्तेमाल मुकदमे की खर्चीली प्रक्रिया को अपने पक्ष में अपने हित को साधने के लिए कर लिया।
इसके अतिरिक्त साक्षर और चालाक महाजन ने आसानी से किसान की अज्ञानता तथा निरक्षरता का इस्तेमाल कानून के जटिल प्रक्रियाओं को तोड़ मरोड़ कर अनुकूल न्यायिक निर्णय प्राप्त करने के लिए किया। धीरे धीरे रैयतवारी और महलवारी क्षेत्रों के किसान कर्ज में डूबते ही चले गए और अधिकाधिक जमीन महाजनों, सौदागरों, धनी किसानों और अन्य धनी वर्गों के हाथों में चली गई। यही प्रक्रिया जमींदारी क्षेत्रों में भी हुई, जहां किसान अपने काश्तकारी अधिकार खो बैठे और उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया गया या वे महाजन के बटाईदार बन गए। किसानों के हाथों से जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभाव तथा अकाल के कालों में तेज हो गई। किसानों के हाथों से जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभाव तथा अकाल के कालों में तेज हो गई। भारतीय किसान के पास संकट के समय के लिए शायद ही कोई बचत होती थी और जब भी फसल खराब हो जाती थी तब उसे महाजन का आश्रय लेना पड़ता था। उसे महाजन का सहारा न केवल भू राजस्व अदा करने बल्कि अपने तथा अपने परिवार के भोजन की व्यवस्था करने के लिए भी लेना पड़ता था। 19वीं सदी के अंत तक महाजन ग्रामीण क्षेत्र का मुख्य अभिशाप तथा ग्रामीण जनता की बढ़ती हुई दरिद्रता का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया था। 1911 में कुल ग्रामीण ऋण 3 अरब रुपए आंका गया था। 1911 में कुल ग्रामीण ऋण 3 अरब रुपए आंका गया था। 1911 में कुल ग्रामीण ऋण 3 अरब रुपए आंका गया था। 1911 में कुल ग्रामीण ऋण 3 अरब रुपए आंका गया था। 1911 में कुल ग्रामीण ऋण 3 अरब रुपए आंका गया था। 1911 में कुल ग्रामीण ऋण 3 अरब रुपए आंका गया था। इतना ज्यादा ऋण हुआ 3 अरब रुपए। तो 1911 में कुल ग्रामीण ऋण 3 अरब रुपए आंका गया था। 1937 तक वह 18 अरब रुपए पर पहुंच गया। पूरी प्रक्रिया एक दुष्चक्र बन गई थी। कराधान तथा बढ़ती हुई गरीबी के बोझ ने किसानों को कर्ज में फंसा दिया था। वस्तुतः किसान बहुधा यह नहीं समझ सके कि महाजन साम्राज्यवादी शोषण तंत्र में एक अवश्यम भावी दाता है और उन्होंने अपना गुस्सा उसी पर उतारा क्योंकि वही उन्हें अपनी दरिद्रता का स्पष्ट कारण लगा। उदाहरण के लिए 1857 के विद्रोह के दौरान जहां भी किसानों ने विद्रोह किया वहां उनके हमले का पहला निशाना था महाजन और उसकी बहियां यानी बही खाते। किसानों की ये कार्यवाहियां आम बात हो गई। कृषि के बढ़ते हुए वाणिज्यीकरण, देखिए कृषि के बढ़ते हुए वाणिज्यीकरण यानी कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये क्या होता है? खाद्यान्न फसल के अलावा जब किसी ऐसी फसल का उत्पादन किया जाता है जो खाली बेचने के लिए होती है उसे कहा जाता है वाणिज्यिक फसलें यानी कि कैश क्रॉप्स या कमर्शियल क्रॉप्स, जैसे कि चाय, जूट, कॉफ़ी, भांग, अफीम, तंबाकू, मूंगफली, आलू, गन्ना, ये सारे जो फसलें होती हैं उसको कहते हैं वाणिज्यिक फसलें यानी कमर्शियल क्रॉप या फिर कैश क्रॉप। तो कृषि के बढ़ते हुए वाणिज्यीकरण ने भी महाजन सह सौदागर को किसान का शोषण करने में मदद दी। गरीब किसान को फसल तैयार होते ही जो भी कीमत मिले उस पर अपनी पैदावार बेचने के लिए मजबूर कर दिया जाता था, क्योंकि उसे सरकार, जमींदार तथा महाजन की मांगों को समय पर पूरा करना पड़ता था। इस कारण वह अनाज के व्यापारी की दया पर निर्भर हो जाता था। व्यापारी अपनी शर्तों पर अनाज खरीदता था, व्यापारी बाजार की कीमत से कम पर अनाज खरीद देता था। इस प्रकार कृषि की पैदावारों के बढ़ते हुए व्यापार का अधिक लाभ व्यापारी को मिला, जो बहुधा गांव का महाजन भी होता था। जमीन हाथों से निकलने तथा अवऔद्योगिकरण यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और आधुनिक उद्योगों के अभाव के कारण जमीन पर बढ़ते हुए बोझ से भूमिहीन किसानों और तबाह दस्तकारों और हस्तशिल्पियों को काफी ऊंचे लगान पर महाजनों तथा जमींदारों के रैयत या कम से कम मजदूरी पर खेतीहर मजदूर बनने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार किसान वर्ग को सरकार, जमींदार या भूस्वामी और महाजन के तिहरे बोझ से कुचल दिया। इस प्रकार किसान वर्ग को सरकार, जमींदार तथा भूस्वामी और महाजन के तिहरे बोझ से कुचल दिया गया। इन तीनों द्वारा अपने हिस्से ले लेने के बाद इतना नहीं बचता था कि खेतिहर तथा उसके परिवार का निर्वाह हो सके। यह हिसाब लगाया गया कि 1950-51 में भू लगान तथा महाजन का ब्याज
14 अरब रुपए था। यानी उस साल के कुल कृषि उत्पादन का लगभग 1/3। परिणाम स्वरूप किसान वर्ग की गरीबी बढ़ती गई, साथ ही अकालों की बारंबारता तथा भयंकरता भी बढ़ गई। जब भी सूखे या बाढ़ के कारण फसलें खराब हो गईं तथा अभाव की स्थिति आई, तब लाखों की संख्या में लोग मरे। तो ये थी 19वीं 20वीं सदी में किसानों की हालत, यानी किसानों की दरिद्रता। तो इसमें इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।